Hello students in today class we are going to discuss a very much important topic of medieval Indian history and that is the downfall of Mughal Empire. मुगल एम्पायर जो था जिसका टाइम आप लोगों को मालूम है 1526 से 1707 तक का जो टाइम पीरियड था दैट वाज रूल्ड बाय द पावरफुल मुगल रूलर्स दैट इज़ बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब. तो इस पीरियड तक तो मुगल एम्पर इंटैक्ट और बिल्कुल पावरफुल रहा. लेकिन 1707 से स्टार्ट होकर 1857 तक जब लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर तक का जो पीरियड था इसमें इस टाइम में मुगल पीरियड जो था बहुत वीक हो चुका था. मुगल रूलर्स बिकम वेरी मच वीक एंड दैट वाज द कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर. तो इन कॉजेज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो है दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर वाज द फैनेटिकल रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब. औरंगजेब की जो धार्मिक नीति जो थी जिसको फैनेटिकल बोला जाता है, बहुत कट्टर नीति जो थी, ही वॉज अ सुन्नी मुसलमान. तो सुन्नी मुसलमान था तो वो सिर्फ सुन्नी मुसलमान को ही लाइक करता था, हिंदूज को बिल्कुल लाइक नहीं कर रहा था और शिया मुस्लिम्स के भी वो अगेंस्ट था. तो उसकी जो रिलीजियस पॉलिसी दैट वाज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल और मेन कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज. अकबर के टाइम में हम लोगों ने देखा था कि अकबर फॉलोड ए सेक्युलर पॉलिसी जिसमें उसने हिंदूज को, मुस्लिम्स को एक साथ लेकर रूल किया था एंड दैट्स वाई बिकॉज ऑफ इट्स सेक्युलर पॉलिसी ही वॉज नोन एज अकबर द ग्रेट. लेकिन वो चीज़ हम लोगों को औरंगजेब के टाइम तक जाते जाते बिल्कुल खत्म हो जाती है. औरंगजेब ने जैसे भी मैंने ऐसा बताया कि वो जो फैनेटिकल रूलर था तो उस वजह से इसके टाइम में डिफरेंट रिवोल्ट्स हुए. जाट रिवोल्ट हुआ, सतनामी, सिख रिवोल्ट, जितने जो रिवोल्ट्स थे इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स हुए और उन रिवोल्ट्स ने मुगल एम्पायर को बहुत ज़्यादा वीक कर दिया. तो फैनेटिकल रिलीजियस पॉलिसी जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज था डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर का. सेकंड इंपॉर्टेंट कॉज वाज डिक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब. तो औरंगजेब 25 ईयर्स तक डिक्कन में रहा, साउथ इंडिया में रहा और नॉर्थ इंडिया के जो अफेयर्स थे वो कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर दिया उसने. और 25 ईयर्स में उसने बीजापुर, गोलकुंडा और मराठास के अगेंस्ट जो वॉर लड़ी तो उससे उसकी जो ट्रेजरी जो थी, ट्रेजरी जो खजाना, जो शाही खजाना था वो करीब करीब पूरा खाली हो चुका था. अब उसके बाद जो इसके और जो एरिया था मुगल एम्पायर का दैट वाज डिसइंटीग्रेटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. तो मुगल के जो लेटर मुगल्स आए, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फरुखसियार, मोहम्मद शाह रंगीला, ये जो रूलर्स आए आफ्टर औरंगजेब, उनको एक तो कम्प्लीटली जो ट्रेजरी मिली वो खजाना खाली था, टूटा फूटा मुगल एम्पायर मिला, डिसइंटीग्रेटेड था, अनऑर्गेनाइज्ड एम्पायर था और जो मिलिट्री थी वो बिल्कुल टायर्ड हो चुकी थी और वीक मिलिट्री फोर्सेस थी. इस वजह से मुगल एम्पायर जो था और वीक हो गया एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द डिक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब. थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज वाज सस्पिशियस नेचर ऑफ औरंगजेब. औरंगजेब जो था उसकी जो नेचर जो थी वो बहुत सस्पिशियस नेचर थी, बहुत शक करने वाला इंसान, बहुत शक्की किस्म का वो इंसान था. तो इस वजह से उसके जो ऑफिशियल्स थे वो भी उसमें फेथ नहीं करते थे और ना ही वो अपने ऑफिशियल्स के ऊपर फेथ करता था. और वो जो टाइम था उसमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन जो था आज के टाइम से आप कंपेयर कर सकते हैं, मोबाइल्स हैं आज के टाइम में तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वी कैन कॉन्टैक्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन उस टाइम में कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, रोड्स इतना डेवलप नहीं था. और जब वो डेवलप नहीं था तो औरंगजेब इतने बड़े एम्पायर को जो उसने साउथ इंडिया को उसने जो ऑक्यूपाई किया तो एक पर्सन इतने बड़े एरिया को कंट्रोल नहीं कर सकता. प्लस उसकी जो नेचर थी वो सस्पिशियस नेचर थी. अपने ऑफिशियल्स के ऊपर वो बिल्कुल शक नहीं करता, बिल्कुल बहुत ज़्यादा शक करता था और इस वजह से उसके ऑफिशियल्स जो थे वो जस्ट एक रोबोट की तरह वर्क कर रहे थे, एक मशीन की तरह वर्क कर रहे थे. मशीन में या कंप्यूटर में जैसे हमने कुछ फाइल अपलोड कर दी या कुछ हमने उसमें फीड कर दिया तो उतना ही वर्क करेगा. वो अपना माइंड यूज़ नहीं करते थे. क्यों? क्योंकि उनको ये डर लगा रहता था, वो इतने हेजिटेट होते थे कि अगर हमने अपना माइंड यूज़ कर किया किसी काम में तो औरंगजेब की जो शक्की नेचर है वो बोलेगा कि आपने ये काम क्यों किया, चाहे भले ही वो वर्क वो हो राज्य के फायदे के लिए हो, लेकिन वो उस काम को करने से डरते थे. जितना उनको ऑर्डर मिलता था बस वो उतना ही करते थे, वो भी बहुत मुश्किल से. बिकॉज ऑफ द सस्पिशियस नेचर ऑफ औरंगजेब वो अपना बेस्ट नहीं दे पाए उसके ऑफिशियल्स. तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज था डाउनफॉल के अंदर.
उसके साथ साथ उसने हमेशा अपने सिर्फ ऑफिशियल्स पर ही नहीं, अपने सन्स के ऊपर, अपने लड़कों, अपने बेटों, पुत्रों के ऊपर भी उसका हमेशा शक बना रहता था। इस वजह से उसने उनको ना तो प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग दिलवाई, ना उनको एजुकेशन दिलवाई, उनको प्रॉपरली ट्रेंड नहीं किया। उसको ये डर रहता था कि ट्रेंड होने के बाद ये मेरी फौज को मेरे अगेंस्ट ही कहीं ना कहीं उसको यूज़ ना कर लें। तो ये जो सस्पिशियस नेचर जो थी औरंगजेब की, इवन वो आर्मी के अंदर भी जब अपनी फोर्सेस को भेजता था इन ऑर्डर टू कैप्चर सम अदर फोर्सेज और इन ऑर्डर टू विन द एरिया ऑफ द अदर फोर्सेज, तो उसमें भी वो 2 मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट करता था, एक हिंदू होता था और एक मुस्लिम होता था। तो इतना शक वो अपनी फोर्सेज के ऊपर भी करता था और उन कमांडर्स को अपॉइंट करता था जो एक दूसरे के अपोजिट होते थे। तो अपोजिशन की वजह से उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता था। तो औरंगजेब का जो सस्पिशियस नेचर जो था वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रहा और मुगल राज्य के डाउनफॉल के लिए। उसके बाद वीक सक्सेसर, जैसा भी हमने डिस्कस किया कि औरंगजेब वाज वेरी मच सस्पिशियस बिकॉज ऑफ हिज सन्स ऑल्सो, और इस वजह से उसने उनको प्रॉपरली ट्रेंड नहीं किया। अब ट्रेंड नहीं किया तो वो वीक सक्सेसर बने। और जो औरंगजेब ने इतना एरिया कन्वर्ट कर लिया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, सिर्फ डीप साउथ का कुछ एरिया आप छोड़ दीजिए जिसमें तमिलनाडु आज का प्रेजेंट और केरल, अदरवाइज इतना बड़ा एरिया औरंगजेब के पास था। लेकिन जो उसके सक्सेसर जो थे, 21 प्रोविंसेस थे औरंगजेब के एरिया के अंदर, और डिस्पोटिक मोनार्की थी उस पर्टिकुलर टाइम में। किंग जो था ही लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का काम किंग ही करता था। लेकिन औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये लोग तो पावरफुल, स्ट्रांग और माइंड से काम करने वाले रूलर थे। तो इन्होंने तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को प्रॉपरली कंट्रोल किया। लेकिन जो वीक रूलर्स थे वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, और जिसमें जैसे भी मैंने बताया बहादुर शाह, जहांदर शाह, फरूख सियार, मोहम्मद शाह, ये सब वीक रूलर्स थे और इसकी वजह से भी औरंगजेब के मुगल एम्पायर का डाउनफॉल हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज वॉज नो फिक्स्ड लॉ ऑफ सक्सेशन। जैसे हेरिडिटरी मोनार्की होता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग द एल्डेस्ट सन ऑटोमेटिकली बिकम द किंग, तो या रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसके भी कुछ प्रॉपर प्रिंसिपल्स, रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं। लेकिन मुगल पीरियड में पर्टिकुलरली औरंगजेब के बाद तो हम देख सकते हैं, या इवन शाहजहां के बाद भी हम लोग कह सकते हैं कि शाहजहां के जो 4 सन्स थे उनके बीच में ऐसी ज़बरदस्त वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ कि हिस्ट्री में उसका एग्जाम्पल मिलना मुश्किल है। तो फिक्स्ड लॉ नहीं था सक्सेशन के लिए। जैसे ही राजा की डेथ हुई तो उसके जो सन्स होते थे उनमें आपस में ही तलवारें निकल जाती थी, युद्ध मच जाता था और एक दूसरे को वो मारना काटना शुरू कर देते थे, और जिसके हाथ में पावर आती थी वही रूलर बन जाता था। तो नो फिक्स्ड लॉ ऑफ सक्सेशन, ये पता नहीं था कि कौन अगला रूलर कौन बनेगा। तो ये जो लॉ नहीं था फिक्स्ड लॉ ऑफ सक्सेशन का, जो वहाँ पर कंप्लीटली एब्सेंस था, दैट ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द दिस मुगल एम्पायर। जैसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द फ्यूडल लॉर्ड्स बिकेम फ्री। अब औरंगजेब 25 ईयर्स तक साउथ इंडिया में रहा, तो नॉर्थ इंडिया के अफेयर्स जो थे वो कम्प्लीटली अवॉइड हो गए, नेग्लेक्ट हो गए, और नॉर्थ इंडिया में जो इंपॉर्टेंट फ्यूडल लॉर्ड्स थे, नोबल्स थे, जो चीफ्स थे, उन्होंने अपने आप को फ्री करना शुरू कर दिया और अपनी फ्रीडम की डिमांड करने लगे। वो जैसे अवध के अंदर सादत खान ने रिवोल्ट किया, अलीवर्दी खान ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, आसफ जहां, निज़ामुल मुल्क, ये सब साउथ इंडिया के अंदर फ्री हो गए। तो अफगान्स जो थे वो रोहिल्ला खंड के अंदर, और राजपूत्स, तो ये डिफरेंट जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ लॉन्ग एब्सेंस ऑफ औरंगजेब इन नॉर्थ इंडिया, दे स्टार्टेड getting their own freedom. So that also became a cause somewhere of the downfall of the Mughal Empire. Then faulty military administration was another important cause. जिसमें रॉन्ग मिलिट्री डिसीजंस के अंदर, जैसे भी मैंने आप लोगों को बताया कि जो सोल्जर्स थे, अब इसमें औरंगजेब के बाद पर्टिकुलरली खासकर जो लेटर मुगल्स थे, दे वर एडिक्टेड टू वाइन, वीमेन, ड्रग्स। तो ये सब उनके अंदर बुरी आदतें उनके अंदर आ चुकी थी। एंड वट एवर द जूनियर्स were seeing what the seniors were doing, the juniors started following those. तो जो सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स थे वो जो देख रहे थे जो सीनियर्स कर रहे हैं वही वो उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, और आर्मी जो थी इस तरह से उनकी बहुत वीक हो गई थी औरंगजेब के बाद में। दैन देयर वॉज ए जब्ती लॉ। तो जब्ती लॉ में ये होता था कि ये फिक्स था कि जो नोबल्स को जो लैंड दी गई है, आफ्टर द डेथ ऑफ दोज नोबल्स जिनको लैंड दी गई है, वो लैंड वापस ले ली जाएगी। मुगल एम्पायर उसको लैंड को वापस कन्फिस्केट कर लेते थे। तो इसलिए नोबल्स को ये लगता था कि ये लैंड हमारे पास जब तक है, या प्रॉपर्टी जब तक है, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ये रहेगी। तो इस वजह से वो बहुत लग्जेरियस लाइफ जीने लगे, और वो लग्जेरियस लाइफ जिसमें बहुत अल्कोहल, वाइन, वीमेन, ये सब जो बुराइयां जो थी वो सब उनके अंदर आने लग गई, क्योंकि उनको लगता था कि हमारे बाद ये प्रॉपर्टी
जब तक है तब तक हम इसको क्यों ना इसका यूज़ करें या इसका मिस यूज़ रादर हम बोल सकते हैं। तो इस वजह से जो फॉल्टी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था और उसमें जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो लग्जरियस लाइफ के आदी हो गए थे, वाइन वीमेन ड्रग्स कॉमन था उस पर्टिकुलर टाइम में, तो दैट बिकम ए कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। उसके साथ साथ जैसे जो वीक आर्मी थी, तो नादिर शाह के अटैक्स हुए, अहमद शाह अब्दाली के अटैक्स हुए, मनसबदार जो थे वो बहुत लग्जरियस लाइफ जीने लग गए, उनके बीच में म्यूचुअल जेलेसीज थी नोबल्स के बीच में, इवन वो किंग के साथ ही विश्वासघात बिट्रेल कर देते थे किंग के साथ। आर्मी के अंदर डिफरेंट कास्ट डिफरेंट क्लास के लोगों की अपॉइंटमेंट होती थी सोल्जर्स की, उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन वगैरह नहीं रह पाता था। तो ये इंपॉर्टेंट कॉजेज थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन कॉजेज को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो दीज वर द कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। स्टूडेंट्स, यू शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you could get this type of videos on regular basis. Okay students, thanks.